हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर एल्वर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा बायोमॉलिक्यूल्स, जिसमें हमने आज जो डिस्कस करना है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में हम ये सारे जो हैं टॉपिक्स, क्लासिफिकेशन हो गया एंड मोनोसैक्राइड्स हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है एलिगोसैक्राइड्स हो गया एंड स्टार्च। तो मीन्स जो आज का टॉपिक रहेगा बेसिकली वो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स रहेगा। एंड इसमें जो होगा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे। सारी वीडियो जो है आपने कंप्लीट देखनी है और कुछ 31 जो है आपके MCQ क्वेश्चंस भी रहेंगे, ठीक है, लास्ट में। करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को, दैट इज़ बायो मॉलिक्यूल्स की इंट्रो के साथ। यहाँ पे देखो क्या होता है बायो मॉलिक्यूल्स में। सबसे पहले हमने टर्म देखनी है कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। बायोकेमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ व्हाट गोज ऑन विद इन द लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम के विद इन क्या हो रहा है, ठीक है, उस स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री जो है 2 टाइप्स की होती है, बायो ऑर्गेनिक एंड बायो इनऑर्गेनिक। जो हमने टॉपिक्स करने हैं वो बायो ऑर्गेनिक में आएंगे। और बायो ऑर्गेनिक में अब क्या आ जाता है, दैट इज़ मॉलिक्यूल्स। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और अदर्स मॉलिक्यूल्स लाइक important molecules are carbohydrates, proteins, nucleic acids and others are lipids, vitamins, hormones. जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स, ठीक है, ये हमारे क्या हैं, सिलेबस में है। हमने इनको डिस्कस करना है। जो आज का टॉपिक रहेगा दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके साथ के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कार्बोहाइड्रेट्स जो है इनको कहा गया कि ये कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। जो पहले की जो डेफिनेशन थी, पहले क्या माना जाता था कार्बोहाइड्रेट्स को, कि ये हाइड्रेट्स होते हैं कार्बन के। और जो जनरल डेफिनेशन थी वो थी कि अगर कोई मॉलिक्यूल इस फॉर्मूला को ऑक्यूपाई करेगा, मीन्स इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो दैट मीन वो एक कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा फॉर्मूला, दैट इज CxH2O ब्रैकेट के बाहर दैट इज Y, मीन्स C कितना होना चाहिए, उसके लिए जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने होने चाहिए। द स्ट्रक्चर दैट आर नोन टू सेटिस्फाई दिस फॉर्मूला आर, वो कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जो इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रही थी, दैट इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज। आप ग्लूकोज की एग्जाम्पल देखो, C6H12O6, मीन्स 6 जो है कार्बन है वो आपने साइड में रखा, और जो H12O6 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, H2O ब्रैकेट के बाहर कितना आ जाएगा, 6। तो ऐसे लिखा जा सकता है, मीन्स उस फॉर्मूला की जो जनरल डेफिनेशन है वहाँ पे देखो, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल। तो इसे कहा गया कि जो ग्लूकोज हैं, फ्रक्टोज हैं, ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स में आएंगे। और सक्रोज का भी सिंपल एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे सक्रोज जो है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट माना गया क्योंकि वो भी जनरल डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या हुआ, बट प्रॉब्लम क्या थी, ऐसे भी मींस कार्बोहाइड्रेट्स थे जो इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है, बट एज देयर आर मेनी मॉलिक्यूल्स दैट सेटिस्फाई सिमिलर क्राइटेरिया बट नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। बिल्कुल ऐसे भी थे जो सेटिस्फाई मींस फॉर्मूला को कर रहे थे लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे, और ऐसे भी थे जो कार्बोहाइड्रेट्स थे लेकिन उस फॉर्मूला को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। क्लियर। इसके साथ क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। मीन्स यहाँ पे देखो एग्जाम्पल देखो, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, CH3COOH। अब अगर आप इसे लिखना चाहो तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, C2H2O के कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स। मीन्स फॉर्मूला तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है लेकिन जो एसिटिक एसिड होता है ये एक कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास रैमनॉज। अब ये रैमनॉज का फॉर्मूला देख रहे हो, C6H12O5। देखो ये एक कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन इसे हम उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नहीं लिख सकते, ये उस फॉर्मूला को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दैट मीन ये एक कार्बोहाइड्रेट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो क्लासिकल डेफिनेशन थी वो फेल हो गई, ठीक है ना। तो न्यू जो डेफिनेशन थी उसको हम कहते हैं कि दैट इज़ मॉडर्न डेफिनेशन। अब मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, इन्होंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स वो होंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और पॉलीहाइड्रोक्सी होंगे, मींस जिसके साथ बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे होंगे, ठीक है, और एल्डेहाइड्स ग्रुप होगा जिसके साथ, और कीटोन ग्रुप होगा। तो वो ही कार्बोहाइड्रेट्स होंगे जिनके पास ये वाले जो है पार्ट्स होंगे, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डेहाइड और कीटोन्स। जैसे कि हम एक एग्जांपल कंसीडर करें तो हमारे पास ये वाला जो आप देख रहे हो, दिस इज़ एग्जांपल फॉर ग्लूकोज। इसे हम +D ग्लूकोज कहते हैं और सब कुछ डिस्कस करेंगे कि ये कैसे एग्जांपल आई, +D से क्यों कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे जस्ट आपको एक एग्जांपल के तौर पे इसे लर्न करना है। तो ये इसे एक कार्बोहाइड्रेट माना गया क्योंकि इसके पास क्या है, आप देख रहे हो ना, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी हैं, सभी जो कार्बन्स है वो कायरल इन नेचर हैं, और पॉलीहाइड्रोक्सी भी है, इसके पास OH ग्रुप भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और एल्डिहाइडिक भी है, देखो CHO ग्रुप है इसके पास, और कीटोन्स
कीटोन्स वाले भी जो होंगे वो भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। तो ये क्या होगा, प्लेस प्रोमिनेंट रोल इन बायोकेमिस्ट्री। ग्लूकोज जो है काफ़ी रोल प्ले करता है बायोकेमिस्ट्री में और मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस है बायोमॉलिक्यूल्स में। और नेक्स्ट है कि ये ओमनी प्रेजेंट फ्यूल भी माना गया है बायोलॉजी में। और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेबस में मेंशन है, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब ये क्लासिफिकेशन कैसे करनी है, 4 टाइप्स में हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जिनके पास तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डेहाइड होगा, ठीक है, जो एल्डेहाइड ग्रुप होगा उसको तो हम ग्लूकोज कहेंगे। और जिनके पास पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप होगा, मीन्स कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा, उसे हम फ्रक्टोज कहेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लो। ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है, एल्डेहाइड, और दैट इज फ्रक्टोज में कौन सा होता है, दैट इज कीटोन ग्रुप होता है। सो ये तो होगी फर्स्ट क्लासिफिकेशन। एंड सेकंड क्लासिफिकेशन है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। अब ये रिड्यूसिंग नेचर का मीनिंग क्या है कि वो कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो फैलिंग और टॉलन रिएजेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। जो तो रिड्यूस कर सकते हैं उन्हें तो हम कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर, और जो नहीं कर सकते, ठीक है, उनको हम कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो यहाँ पे रिड्यूसिंग नेचर के बेस पे देखा गया कि कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स रिड्यूसिंग होंगे और कौन कौन से नॉन रिड्यूसिंग होंगे। तो रिड्यूसिंग जो है सभी जितने भी मोनोसैक्राइड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सभी जो हैं दैट इज़ इन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोसैक्राइड्स, और ये रिड्यूसिंग होंगे। और नॉन रिड्यूसिंग में कौन सा आ जाएगा, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा आ जाएगा, सक्रोज। मींस ये जो है फैलिंग और टॉलन रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर सकता। सो अब मोनोसैक्राइड्स क्या होंगे ये भी हम डिटेल में फर्दर इसी वीडियो में अभी स्टडी करेंगे। सो यहाँ पे आप लर्न कर लो कि मोनोसैक्राइड्स होते हैं जिनकी हाइड्रेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर वाटर में इनको ऐड करें तो ये अपने आप को ब्रेक नहीं कर पाते और कह सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स नहीं बना पाते। सो इनको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ मोनोसैक्राइड्स। ओके, फिलहाल के लिए इतना लर्न कर लो। एंड नेक्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर कार्बन एटम्स अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में 3 हैं तो उसका उस कार्बोहाइड्रेट का नाम होगा ट्रायोस। अगर 4 हैं तो उसका नाम होगा टेट्रोस। अगर 5 हैं तो पेंटोस, 6 हैं तो हेक्सोस। अब ये पीछे ऑस लगा हुआ है, इसको हम यूज़ करते हैं, मीन्स आप कह सकते हो सफिक्स है ये फॉर द कार्बोहाइड्रेट के लिए कह सकते हो, शुगर के लिए कह सकते हो। और अगर किसी के पास किसी भी कार्बोहाइड्रेट के साथ CHO लगा हुआ है तो उसके लिए हम एल्डोजिस यूज़ करते हैं, और एल्डोजिस। और अगर CO मीन्स कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है तो उसे हम कीटोज कहेंगे। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल देखो, हमारे पास कोई कार्बोहाइड्रेट है, उसके पास 4 कार्बन्स हैं और साथ में उसके CHO ग्रुप भी लगा हुआ है, ठीक है, प्लस करके। और तो 4 कार्बन और प्लस एक ये कार्बन हो गया CHO वाला, तो 5 कार्बन्स हो गए। तो इसका नाम क्या होगा इस कार्बोहाइड्रेट का, दैट इज एल्डोपेंटोस, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, एल्डोपेंटोस। और अगर एक और एग्जांपल देखें तो अगर हमारे पास 5 कार्बन्स हैं और उसके साथ CO ग्रुप लगा हुआ है तो इसका नाम क्या होगा, क्योंकि CO ग्रुप लगा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कीटो। एंड 6 कार्बन्स है तो हेक्सोस। हेक्स क्यों आया, क्योंकि 6 कार्बन्स है। एंड ओस क्यों आया, क्योंकि एक कार्बोहाइड्रेट है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे देखो अब हाइड्रोलिसिस के बेस्ड पे हमने देखना है। जो तो बिल्कुल भी हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे, ठीक है, जिनकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती, उन कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहेंगे मोनोसैक्राइड्स। जो जिनकी हाइड्रोलिसिस हो सकती है और वो क्या देंगे हमें, 2 से लेकर 10 यूनिट्स हमें प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, ठीक है। मीन्स कोई एक बड़ा मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो गया और उसने हमें मीन्स 2 से 10 यूनिट्स तक जो हैं प्रोडक्ट्स दिए हैं, ठीक है। चेन टूट जाएगी तो वहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स निकल के आएंगे। तो 2 से 10 यूनिट्स तक दे सके उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज़ ओलिगोसैक्राइड्स। और जो हमें 10 यूनिट्स से ज़्यादा दे सकता है, ठीक है, गिव मोर देन 10 यूनिट्स, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ पॉलीसैक्राइड्स। तो इनकी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकते हैं कि कौन कौन से मोनोसैक्राइड्स होते हैं। तो आपको लर्न करना है कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ये सभी मोनोसैक्राइड्स में आ गए। और ओलिगोसैक्राइड्स कौन से होते हैं, दैट इज़ सक्रोज। जैसे कि आप सक्रोज की मीन्स ब्रेकेज करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे तो वहाँ पे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। ये तो हमने लोअर क्लासेस में भी स्टडी किया हुआ है, सक्रोज की ब्रेकेज, ठीक है। एंड माल्टोस जो है वो भी ओलिगोसैक्राइड्स हैं। पॉलीसैक्राइड्स जो हमें 10 यूनिट से ज़्यादा दे सकते हैं, दैट इज स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। तो जो अब आप हाईलाइटेड पोर्शन येलो वाला देख रहे हो, ये हमने 1 बाय 1 आज ही स्टडी इसी वीडियो में करना है। ग्लूकोज के बारे में स्टडी करेंगे, फ्रक्टोज के बारे में, सक्रोज, माल्टोज, स्टार्च के बारे में, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। मीन्स ये पोर्शन जो आप देख रहे हो इसी स्लाइड में, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट और इसी के बेस पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो भी फॉर्म हुए हुए हैं। ओके, सो ये आपके पास कुछ समरी है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू डू दिस तो आप कर सकते हो। अगर आपने ऊपर वाले पोर्शन को नहीं नोट करना तो आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। ये एक समरी है जो मैंने अभी तक आपको
भी स्टडी करवा दिया। क्लियर, देख लो इसे ध्यान से। तो ये आपने खुद से रीड करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये आप नोट कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा अब टॉपिक दैट इज़ मोनोसैक्रिड्स। यही हमारे टॉपिक रहेंगे जो मैंने आपको ऊपर बताया कि मोनोसैक्रिड्स, डाइसैक्रिड्स और ऑलिगोसैक्रिड्स आपके सिलेबस में मेंशन, और पॉलीसैक्रिड्स। सो अब ये देखो मोनोसैक्रिड्स कौन कौन से होते हैं। मोनोसैक्रिड्स बेसिकली टू टाइप्स के होंगे, दैट इज़ एल्डोहेक्सोस एंड कीटोहेक्सोस। अब ये एल्डोहेक्सोस में क्या क्या आ जाता है, दैट इज़ ग्लूकोज, मैनोस, ग्लैक्टोस एंड कीटोहेक्सोस में क्या आ जाएगा, ओनली फ्रक्टोज। तो जो हमारे पास मेन जो मोनोसैक्रिड्स हैं वो कौन कौन से हमने स्टडी करने हैं, दैट इज़ ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जो ग्लूकोज की आप डायग्राम देख रहे हो ये कैसे आई है, डायग्राम साइक्लिक है। ठीक है। फ्रक्टोज की डायग्राम भी, ये फ्रक्टोज की डायग्राम सॉरी फॉर दैट ये इनकम्प्लीट है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमने इनको स्टडी करना है फ्रक्टोज को। ठीक है। तो वहाँ पे कंप्लीट डायग्राम आपको मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट है ग्लैक्टोज की एग्जाम्पल। ठीक है। मीन्स ये इनकी डायग्राम्स हैं, तो हम सभी स्टडी करेंगे कि ये डायग्राम्स कैसे आई और ये डायग्राम कैसे बनेंगी, स्ट्रक्चर इनकी कैसे बनेंगी। क्लियर। तो बेसिकली आपको यही लर्न करना है कि मोनोसैक्रिड्स कौन से होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अभी ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज की सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, दैट इज़ प्रेपरेशन। सबसे पहले हम इसकी प्रेपरेशन करेंगे फ्रॉम द केन शुगर। अब जो केन शुगर होता है उसकी आपने हाइड्रोलिसिस करनी है सिंपली। तो जब आप उसको हाइड्रोलिसिस करोगे, वाटर ऐड करोगे, ठीक है, और आपने एक कैटालिस्ट H पॉजिटिव भी ऐड करना है और आपने एक इंजाइम भी ऐड करना है, इन्वर्टेज। तो जब भी आपने ग्लूकोज की फॉर्मेशन करनी होती है तो अगर आप इन्वर्टेज को ऐड कर लोगे, ठीक है, तो यहाँ से जो रिएक्शन है बहुत फास्ट होगी। तो यहाँ से आप कर सकते हो हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट जो है आपके पास मेथड, दैट इज़ कमर्शियल मेथड, आप यूज़ कर सकते हो ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए। कमर्शियल जो है वहाँ पे आपको स्टार्च और जो है सेलुलोज यूज़ करना होगा। तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाएगी और आपको क्या यूज़ करना है, वाटर। वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स यूज़ करने हैं, N-1, मीन्स जितने भी स्टार्च के मॉलिक्यूल्स आप लोगे उसमें से एक कम, ठीक है, एक कम जो है आपने मॉलिक्यूल लेने हैं और उसमें ऐड करने हैं, तो आपके पास ग्लूकोज की जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगी। सिंपल। अब जो एविडेंस हैं कि ग्लूकोज स्ट्रक्चर, ठीक है, अब हमने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर का पता चला कि इसकी कैसी स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और ईच एंड एवरी एक्सपेरिमेंट के बाद हमें कंक्लूजन मिला कि ओके जो है इसका मीन्स स्ट्रक्चर कैसी होगी। ठीक है, वन बाय वन हम इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो किया गया दैट इज़ इसके फार्मूला के ऊपर, मीन्स इसका मास फार्मूला। ठीक है, मास फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए, मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला कह सकते हो आप, ग्लूकोज का कितना होगा, इसका फार्मूला कैसे बना, वो बना था मोल कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट, मास परसेंट, मीन्स एम्पिरिकल फार्मूला, जो हमने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर किया है उसको ही यूज़ करके इन्होंने ग्लूकोज का फार्मूला जो है फाइंड किया पहले एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया गया तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या पता चला, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमें ये पता चला कि जो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज की कहते जो कार्बन्स होते हैं उसमें, वो कार्बन ना एक स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होते हैं। दूसरे एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला। ये कैसे पता चला, क्योंकि हमने क्या लिया, देखो यहाँ पे एक ग्लूकोज लिया हुआ है हमने और उसमें हमने ना HI ऐड किया। दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, HI क्या है, एक हाईली रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हीट किया इसे तो क्या हुआ, ये जो ग्लूकोज था कन्वर्ट हो गया हेक्सेन में। ठीक है, हेक्सेन मीन सभी जो है यहाँ पे जो सभी कार्बन में जो बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा, हेक्सेन। हेक्सेन तो तभी बनता है अगर, कहाँ से बनता है हेक्सेन, हेक्सेन तो तभी बनेगा ना अगर कोई चेन मीन्स एक स्ट्रेट चेन रिएक्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ से पता चला कि जो हेक्सेन की फॉर्मेशन हुई है इसका मीन यही हुआ कि जो रिएक्टेंट है मीन जो ग्लूकोज है वो एक क्या है, स्ट्रेट चेन से बना हुआ है। क्लियर, यहाँ से यही रिजल्ट निकला। और थर्ड थिंग जो है, थर्ड एक्सपेरिमेंट से हमने क्या पता चला, यहाँ से हमने ग्लूकोज लिया, हमें ये पता चला कि जो ग्लूकोज है उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, यही पता चला कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अभी ये नहीं पता चला कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, जस्ट ये पता लगाया गया कि कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, तो हमने ग्लूकोज लिया और उसमें हमने NH2OH ऐड किया और HCN ऐड किया। जब NH2OH आप ऐड करोगे ग्लूकोज में तो आप वहाँ से वाटर की जो है रिमूव कर देना वाटर को। तो जब आप वाटर को रिमूव करोगे तो आपके पास ऑक्सिम की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और HCN के साथ जब आप इसको रिएक्ट करोगे तो आपके पास साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन होगी। तो जो ऑक्सिम है और साइनोहाइड्रिन है इनकी फॉर्मेशन होना, इनका बनना, ठीक है ना, इनका बन जाना यही इंडिकेट करता है कि क्योंकि जो ऑक्सिम है, साइनोहाइड्रिन है, ये बनते ही कार्बोनिल से हैं। ठीक है, तो इनकी फॉर्मेशन हुई तो ये पता चला कि जो ग्लूकोज है उसमें कार्बोनिल ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखो कार्बोनिल ग्रुप अब है कौन सा,
वेदर इट इज़ एल्डिहाइडिक और कीटोनिक। सो ये पता लगाने के लिए हमने क्या किया, ग्लूकोज लिया, उसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर दिया। जब हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड किया, कौन सा, ब्रोमीन एंड वाटर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास एक एसिड की फॉर्मेशन हुई जिसे हम कहते हैं दैट इज़ ग्लूकोनिक एसिड। तो यहाँ से ये पता चला कि इट इंडिकेट्स, यहाँ से एसिड की फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ये इंडिकेट करता है कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है, बिकॉज क्योंकि जो एल्डिहाइड्स होते हैं वही एक एसिड को, ठीक है ना, बना सकते हैं, मीन्स ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। और ये एसिड बना कैसे, ऑक्सीडेशन के साथ, क्योंकि जो CHO है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो गया, COOH। जो एल्डिहाइड्स होते हैं वही सिर्फ ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, कीटोन्स तो ऑक्सीडेशन करते ही नहीं है, ऑक्सीडाइज करते ही नहीं है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये ग्रुप कौन सा है, दैट इज़ एल्डिहाइडिक ग्रुप है। सो ऐसे ऐसे हमें जो है ग्लूकोज के बारे में पता चला। सो नेक्स्ट भी हमें पता चला कि जो ग्लूकोज है वो एक प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल तो है लेकिन एक प्राइमरी अल्कोहल भी है। कैसे पता चला, हमने जो है ग्लूकोज को लिया और इसमें अभी हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड किया है जिसका जो फॉर्मूला है दैट इज कंसनट्रेटेड HNO3। तो जब इसे हमने ऐड किया तो जो CHO है वो COH में कन्वर्ट हो गया, और जो नीचे वाला CH2OH है उसकी भी जो है ऑक्सीडेशन हुई तो वो भी COOH में कन्वर्ट हो गया। इसे हम कहेंगे दैट इज़ ग्लूकैरिक एसिड, दिस इज़ ग्लूकैरिक एसिड, ठीक है। तो ग्लूकैरिक एसिड हुआ तो जो एसिड है, क्योंकि जो एसिड बनाएंगे COOH जो है वो 1 डिग्री ही बना सकता है, क्लियर। तो 2 डिग्री, अगर 2 डिग्री होगा तो वो यहाँ पे एसिड नहीं बनाएगा, वो यहाँ पे कीटोन बनाएगा। लेकिन हमारे पास कीटोन नहीं बना, हमारे पास तो एसिड बना। तो एसिड कौन बनाता है, 1 डिग्री। जब मैंने आपको अल्कोहल फिनोल चैप्टर पढ़ाया था, मैंने वहाँ पे भी आपको ये जो है इस टाइप की रिएक्शंस करवाई थी कि 1 डिग्री जो है वो एसिड देंगे, 2 डिग्री जो है वो कीटोन देंगे, ठीक है। तो ये जो है आप देख सकते हो वहाँ पे भी जाकर। सो यहाँ से जो सभी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हमने इनको, ठीक है ना, सम अप किया और यहाँ से कंक्लूज़न जो है निकाला। कंक्लूज़न के बाद देखा कि जो स्ट्रक्चर है एक ग्लूकोज की वो इस टाइप आपको दिखाई देगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही दिखा कि कुछ ऐसी जो है ये मीन्स ये आप इसे अभी एग्जैक्ट नहीं मानोगे, लेकिन कंसीडर किया गया कि ग्लूकोज की जो मीन्स उसका जो स्ट्रक्चर है, डायग्राम है, वो इस टाइप से होगी, क्लियर। सो नेक्स्ट आया हमारे पास एक टॉपिक दैट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री ने क्या बताया, द एग्जामिनेशन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज वॉज डन बाय फिशर। सो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री थी ग्लूकोज की वो किसने की थी, फिशर ने, ये भी आपको याद रखना है। एंड ही गेव द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो उन्होंने स्टीरियो केमिस्ट्री जो थी एग्जामिन करके उन्होंने स्ट्रक्चर दी थी ये वाली, ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, दिस इज़ द मेन जो है स्ट्रक्चर थी ग्लूकोज की। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आप फर्स्ट कार्बन देख रहे हो, उसके बाद सेकंड कार्बन देख रहे हो, थर्ड कार्बन में चेंज किया गया। थर्ड कार्बन में जो हाइड्रोजन था उसको राइट हैंड साइड में लिखा गया और OH को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया, और जो बाकी पोर्शन है वो सेम रखा गया, ठीक है। और यहाँ पे 4 कायरल जो कार्बन्स हैं, 4 कायरल कार्बन्स हैं यहाँ पे आप देख रहे हो। और कितनी कॉन्फ़िगरेशंस बन सकती हैं यहाँ पे, 16 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं। जितने भी कायरल कार्बन्स होंगे, ठीक है, उतनी 2 की पावर कर देना तो 16 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस एग्जिस्ट करेंगी। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये है तो ग्लूकोज की, लेकिन कौन सा ग्लूकोज, दैट इज़ +D ग्लूकोज। इसे हम +D क्यों कहेंगे, क्योंकि जो आप लास्ट सेकेंड, ठीक है ना, आपने लास्ट सेकेंड देखना है, तो लास्ट सेकेंड आप फिफ्थ है हुआ, फिफ्थ में आपने OH को देखना है। अगर OH राइट हैंड साइड पे हुआ तो इसका नाम +D होगा, और अगर OH लेफ्ट हैंड साइड पे हुआ तो इसका नाम L ग्लूकोज होगा। सो ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट है कि अभी इन्होंने कहा था कि जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेकिन इसका जो है फेलुअर हुआ, मींस ये माना नहीं गया, मींस बाद में ये हमें पता चला कि जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है वो नहीं हो सकती किसकी, ग्लूकोज की। तो फिर क्या होगी, ठीक है ना, ग्लूकोज डज नॉट शो, क्योंकि देखो जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर अगर मानते भी हैं तो वो क्या क्या शो करना चाहिए, उन्हें कुछ टेस्ट्स शो करने चाहिए। तो जो ग्लूकोज था वो कुछ टेस्ट्स जो थे जो एक एल्डिहाइड्स शो करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी था एल्डिहाइड चैप्टर में, जैसे 2,4-DNP टेस्ट भी शो करेगा, ठीक है, शेफिस बेस टेस्ट, ये कुछ टेस्ट्स हैं, दैट इज़ NaHSO3 एडिशन प्रोडक्ट। तो ये वाले टेस्ट्स जो थे वो ग्लूकोज शो नहीं कर रहा था। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला हमारे पास कि जो ग्लूकोज के पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो फ्री नहीं है, क्लियर, एब्सेंस है, मींस एब्सेंस ऑफ अ फ्री CHO ग्रुप। तो यहाँ पे CHO ग्रुप जो है, फ्री CHO ग्रुप जो है वो एब्सेंट है। तो फिर अगर इस टाइप की स्ट्रक्चर नहीं हो सकती तो फिर किस टाइप की स्ट्रक्चर होगी, तो हमने माना कि इसकी जो स्ट्रक्चर होगी दैट इज साइक्लाइज्ड, ठीक है। तो इसकी साइक्लाइज्ड स्ट्रक्चर होगी। तो साइक्लाइज्ड स्ट्रक्चर में क्या किया गया, जो इसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर है देखो आपने वही लेनी है यहाँ से। तो जो आप लास्ट सेकंड में OH देख रहे हो वहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो इस कार्बन पे अटैक करेंगे, और जो नेक्स्ट वाला ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा,
अपनी तरफ मूव करवाएगा, ठीक है। मीन्स उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन की तरफ ही शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा उसके बाद, आप देख रहे हो राइट हैंड साइड पे, तो जो इसका बॉन्ड है, इस ओ का बॉन्ड है, वो कार्बन के साथ बनेगा। सो आप देख पा रहे हो ऐसे जो मीन्स ये बॉन्ड मैंने शो किया, एक साइकिल की तरह बनाया गया है यहाँ पे। और तो यहाँ पे जो ऊपर ओ देख रहे हो उसके साथ जो है एच लगेगा, ठीक है। मीन्स एक मिनट, यस। अब यहाँ से देखो ये वाला ओ एच जो है, ठीक है ना, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर। तो उसके बाद क्या होगा, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो है ओ एच बना, ठीक है। तो यहाँ पे ओ एच हो गया, तो ये वाला बॉन्ड जो है आपने ऊपर से ऐसे साइकिल बनाना है, ठीक है। इसके साथ मत बनाना क्योंकि फिर ओ एच का भी जो है बॉन्ड रहेगा। तो इसके बाद आप देख पा रहे हो दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। अगर तो ये वाला ओ एच, ये देखो ये ओ एच आप कहीं भी लगा सकते हो, इनसाइड भी लगा सकते हो, आप इधर भी लगा सकते हो, लेकिन उसके साथ क्या होगा, इस ग्लूकोज का नेम चेंज हो जाएगा। दैट इज़, इसका नेम हो जाएगा दैट इज़ अल्फ़ा डी ग्लूकोज। और अगर आप इस ओ एच को, ठीक है, यहाँ पे लगाओगे, ये इस पोजीशन पे ओ एच को लगाओगे, तो वहाँ पे इसका नेम हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज। तो ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्ट्रक्चर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी ये आगे भी यूज़ होगी। तो आप इसे लर्न कर लो, ध्यान में रख लो, ठीक है, नोट करके रख लो। तो दैट इज़ अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो ये हमने एक साइक्लिक भी हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जो मैंने आपको कहा था कि हम साइक्लिक देखेंगे कि कैसे बनेगी। तो आपने कैसे इसको बनाना, एक ट्रिक होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, पहले तो आपने एक साइकिल बना लेना है यहाँ पे, ठीक है। आपने एक साइकिल, जस्ट ये वाला साइकिल देख रहे हो ना, ये वाला, तो आपने ये बना लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो बॉन्ड्स हैं उसको आपने वर्टिकली ऐसे दिखाना है। जो बॉन्ड्स हैं, कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं, उसको आपने वर्टिकली दिखाना है। तो यहाँ पे देखो, आपने ट्रिक कैसे लर्न करनी है, देखो ये वाले जो इनसाइड है ना, देखो इनसाइड द साइकिल है, उनको आपने बॉटम में रखना होगा, और जो ये वाले हैं इनको आपने टॉप पे रखना होगा। तो ऐसा कुछ आप देख पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने क्या रखा है, बॉटम में रखा है, और जो दूसरे वाले हैं उनको हमने टॉप पे रखना है। ऑक्सीजन के बाद ये वाला कार्बन आपका फर्स्ट होगा, ठीक है। दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ और फिफ्थ। और वहाँ पे भी आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने मैंशनिंग की हुई है 1 2 3 4 5। तो यहाँ से बस आप देख लेना कौन कौन से टॉप में रहेंगे, कौन कौन से बॉटम में। और जो लास्ट रहेगा ये वाला, ठीक है, इसमें जो है आपने कौन सा रखना है, जो भी देखो यहाँ पे हैवियर ग्रुप होगा, हैवियर ग्रुप जो है वो टॉप में जाएगा, क्लियर। तो इसको आप देख सकते हो, एंड दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा जो है यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है, हमने कौन सा कार्बन देखना होता है, दैट इज फर्स्ट कार्बन, है ना। तो फर्स्ट कार्बन आप देख सकते हो, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। अगर आप इसको ओ एच को अगर आप टॉप पे लगाओगे तो आपके पास बीटा डी ग्लूकोज बन जाएगा। तो अब ये जो अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म्स, आप बीटा का जो मैंने दोनों देखो डायग्राम्स नीचे शो किए, लेकिन कंप्लीट नहीं किए, जस्ट मैंने आपको ओ एच और एच की पोजीशन दिखाई है यहाँ पे। और ये दोनों क्या है, अल्फ़ा और बीटा फॉर्म्स हैं, इनको हम एपीमर्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी सारी स्ट्रक्चर तो सेम होगी, लेकिन एक कार्बन में जो है मीन्स उसके जो एलिमेंट्स लगे हुए हैं, जैसे एच और ओ एच लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बस इनका ही डिफरेंस है, इनको हम क्या कहेंगे, एपीमर्स, ठीक है। एपीमर्स ऑफ ईच अदर एट कार्बन 1। ऑल्सो इनको हम एपीमर भी कह सकते हो और एनोमर भी कह सकते हो। ये अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, ये बीटा डी, और दोनों क्या है, एनोमर्स हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्योर अल्फा फॉर्म। ओके, हम थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव के बारे में। जो अगर आपके पास कोई अल्फा, प्योर अल्फा फॉर्म है जो भी हमने बनाई थी, ठीक है, अगर आप उसको कंटेनर में ले रहे हो तो वो क्या करेगी, ऑब्वियसली प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगी, कितने एंगल के साथ, 112.2 डिग्री के साथ। और अगर आपके पास सिंगल प्योर बी फॉर्म है, सॉरी बीटा फॉर्म है, तो वो भी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगी 18.7 डिग्री पे। और अगर आपके पास, ठीक है ना, अगर आपके पास दोनों ही फॉर्म्स इकट्ठी हैं एक कंटेनर में, तो वो भी प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेंगी, दैट इज़ रोटेट करेंगी, कितने एंगल से, 52.7 डिग्री के साथ। मीन्स 112 से कम हुआ और 18 से ज़्यादा हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब कहते बोथ अल्फ़ा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म आर इन सिंगल कंटेनर, देन अल्फ़ा फॉर्म जो है वो क्या होने लगेगी, चेंज हो जाएगी बीटा फॉर्म में। मीन्स चेंज होने लगेगी बीटा फॉर्म में, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट होगी 52.7 डिग्री पे, और इसे हम कहते हैं दैट इज़ म्यूटा रोटेशन, क्लियर। तो म्यूटा रोटेशन पता चल गया ना आपको। सो नेक्स्ट है हमारे पास ग्लूकोज कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रक्टोज। तो जो है फ्रक्टोज को हम कीटोहेक्सोज भी कह देते हैं और लिवोज भी कह देते हैं, क्लियर। इसकी जो स्ट्रक्चर है सेम है ग्लूकोज की तरह, वहाँ पे कीटोनिक ग्रुप था, लेकिन आपने यहाँ पे सेकेंड जो कार्बन है वहाँ पे आपने कौन सा ग्रुप लगाना है, दैट इज़ कीटोनिक ग्रुप, दैट इज CO ग्रुप, ठीक है। और इसकी भी जो है हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, अगर आपने ग्लूकोज की बना के देख लिया तो। ये इसकी कैसे आ जाएगी, दैट इज़ वही सेम प्रोसेस रहेगा। वहाँ पे यहाँ पे जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है,
वो अटैक करेंगे सेकंड कार्बन पे करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ आ जाएंगे, और जो एच है वहाँ पे जाके जो है कार्बन के साथ ओ के साथ अटैच हो जाएगा। और यहाँ पे देखो क्या जो है फॉर्मेशन होगी, तो ये कुछ फॉर्मेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज़ कार्बन सेकंड एंड दिस इज़ कार्बन वन, ओके। ये कार्बन आपका वन है, ये सेकंड कार्बन है, और आप देख रहे हो इस ही कार्बन पे अटैक किया गया था, और यहाँ पे क्या आ गया, दैट इज़ ओ एच आ गया, क्लियर। और इस कार्बन में जो है ओ जो है बॉन्ड बना इनका, और ये देख रहे हो आप इसके साथ अटैच हो गया। तो सिंपली मींस ये आपकी चॉइस है कि आप यहाँ पे लगाओ चाहे से यहाँ पे लगाओ, उनका जो है डिफरेंस आ जाएगा। अगर आपका ओ एच जो है इस साइड पे है तो ऑब्वियसली अल्फ़ा फ्रक्टोज बनेगा, और अगर आप ओ एच को इस टाइप लेफ्ट हैंड साइड पे लगाओगे तो बीटा फ्रक्टोज बनेगा। तो आप देख पा रहे हो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं साइक्लिक, तो इनको हमने साइकिल में शो करना है, तो कैसे शो किया जाएगा, दैट इज़ ये आप देख पा रहे हो। सिमिलर उसी ट्रिक के साथ आपने करना है कि जो साइकिल के अंदर हैं, ठीक है, एलिमेंट्स, उनको आपने बॉटम में रखना होगा, देखो बॉटम में है, ठीक है, और जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हो उनको आपने टॉप पे रखना होगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है इसकी स्ट्रक्चर्स आ जाएंगी, देख लेना यहाँ से ध्यान से। तो ये जो आप देखो यहाँ पे ये एक अल्फ़ा है और दूसरी बीटा है, अगर दोनों सेम सेम डायरेक्शन में है तो ये अल्फ़ा होंगी, और अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये बीटा होंगी, क्लियर। इनका और भी नाम होता है, ये देख सकते हो आप, अल्फ़ा डी नेगेटिव, और दैट इज़ फ्रक्टोफ्रेनोस, एंड यहाँ पे बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोफ्रेनोस, ठीक है। तो ये भी इनके नेम्स हैं, और यहाँ पे जो पॉजिटिव नेगेटिव दिखाया जाता है ये जस्ट इनकी जो स्ट्रक्चर्स की कॉन्फ़िगरेशन को बताता है, ओके, पॉजिटिव जो नेगेटिव होता है। सो नेक्स्ट है आपके पास ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, हमने दोनों कर लिए। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज शो पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर बेंडिक्स फैलिंग्स एंड टॉलरेंस टेस्ट्स। तो बिल्कुल जो है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो है बेंडिक्ट फैलिंग एंड टॉलरेंस रिएजेंट्स जो टेस्ट्स हैं उनको शो करते हैं, उनमें पॉजिटिव रिजल्ट जो है हमें देते हैं। तो टॉलरेंस रिएजेंट भी देख लो यहाँ पे कौन सा होता है, ठीक है, और बेंडिक्स रिएजेंट भी देख लो, वैसे तो मैंने ये आपको करवा दिया था, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे हमने एल्डिहाइड्स वाला टॉपिक किया था वहाँ पे मैंने करवा दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने मोनोसैक्रिड्स कर लिए, नेक्स्ट है डाइसैक्रिड्स। अब जो डाइसैक्रिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, देखो, टू फॉर्म अ डाइसैक्रिड वी नीड टू जॉइन टू मोनोसैक्रिड। मीन डाइसैक्रिड का मीन है कि जो दो मोनोसैक्रिड्स से बने होते हैं, ठीक है ना, मोनोसैक्रिड्स लेने हैं आपने, उनको ऐड करना है, तो आपके पास डाइसैक्रिड्स बन जाएगा। तो आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे सक्रोज एक डाइसैक्रिड है, माल्टेज, ठीक है ना, ये भी एक डाइसैक्रिड है, लैक्टोज भी एक डाइसैक्रिड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे सक्रोज देख रहे हो, सक्रोज कैसे बनता है, देखो वेरी सिंपल, इनकी डायग्राम्स भी हैं, लेकिन आपने इसके डायग्राम्स में नहीं जाना है, तो हम सिंपली हमने अल्फ़ा डी जो ग्लूकोज स्टडी कर लिया कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, ठीक है, बीटा डी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो अब वैसे भी वहाँ पे आप उन दोनों स्ट्रक्चर को बना के देखो यहाँ पे, और आपने क्या करना है, सक्रोज कैसे बनता है, सक्रोज बनता है आपको एक अल्फ़ा डी ग्लूकोज लेना होगा, और दूसरा जो है आपको बीटा डी फ्रक्टोज लेना होगा, ठीक है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बनेगा, लेकिन ये भी याद रखना है कि ग्लूकोज कौन सा, फ्रक्टोज कौन सा, ठीक है। तो जो ग्लूकोज का कार्बन 1 है और जो फ्रक्टोज का कार्बन 2 है, उन दोनों को आपने यूज़ करना है, और उनमें से आपको क्या करना है, वाटर रिमूव कर देना है, और वाटर रिमूव करके जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बॉन्ड बन जाएगा, लिंकेज बन जाएगी। उस लिंकेज को हम कहते हैं दैट इज़ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लिंकेज हो जाएगी उनकी, और लिंकेज का आपको नेम भी लर्न करना है। नेक्स्ट है आपके पास ग्लैक्टोज। अब ये ग्लैक्टोज, यहाँ पे ग्लैक्टोज एक्चुअली हम डाइसेक्रेट कर रहे हैं, लेकिन जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टडी करने के लिए हमें ग्लैक्टोज के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो ग्लैक्टोज जो है ये एक मोनोसैक्रिड है। तो ग्लूकोज देख रहे हो आप और ग्लैक्टोज देख रहे हो, इन दोनों को पहले तो आपको ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आने लग गई ना, तो यहाँ पे आप ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखो कैसे है। जब आपने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को बना लिया तो आपने क्या करना है, जो कार्बन 4 है, ठीक है, कार्बन 4 के जो एच और ओ एच हैं उनको मीन्स आपने क्या करना है, ऑपोजिट कर देना है। जब आपने उसको ऑपोजिट कर दिया तो वहाँ पे अब वो ग्लूकोज नहीं रहा, अब वो क्या बन गया, दैट इज़ ग्लैक्टोज। तो मीन्स यहाँ पे इनको हम क्या कहेंगे, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज भी एक एपीमर्स हैं। कौन से एपीमर्स, C4 एपीमर्स, ठीक है, इनको क्या कहेंगे, C4 एपीमर्स कहेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास लैक्टोज। अब जो लैक्टोज है ये भी एक डाइसैक्रिड है, जो हमारे पास ग्लैक्टोज से बना होता है प्लस ग्लूकोज से बना होता है। जब आप दोनों को ऐड करोगे ग्लैक्टोज और ग्लूकोज को, तो ग्लैक्टोज का कार्बन 1 एंड ग्लूकोज का कार्बन 4, दोनों में से आपको वाटर को रिमूव करना है, और वहाँ से जो है दोनों में जो है बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बन के जो डायग्राम बनेगी, ठीक है, जो स्ट्रक्चर बनेगी वो लैक्टोज की होगी। और यहाँ पे हमने ग्लैक्टोज कौन सा लेना है ये भी आपको लर्न करना है, बीटा डी ग्लैक्टोज। और
ग्लूकोज कौन सा लेना है वो भी आपने बीटा डी ग्लूकोज कंसीडर करना है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास माल्टोस। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आपको आया हुआ है माल्टोस पे क्वेश्चन, ठीक है। तो माल्टोस जो है वो बनेगा आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज, देख सकते हो आप, मैंने एक अल्फा डी ग्लूकोज लिया हुआ है यहाँ पे। और दूसरा भी आपने अल्फा डी ग्लूकोज मीन्स जो माल्टोस है जब वो ब्रेक होगा तो आपको वो दोनों ही ग्लूकोज ही देगा, ठीक है। तो ग्लूकोज देगा, कौन से ग्लूकोज होंगे, दैट इज अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। तो जब दोनों को आपने ऐड किया तो वहाँ से आपने क्या किया होगा, इन दोनों में से वाटर को रिमूव किया होगा, ठीक है ना। तो पहले ग्लूकोज का कार्बन 1 होना चाहिए और दूसरे ग्लूकोज का कार्बन 4 होना चाहिए। उन दोनों में से वाटर को रिमूव करोगे तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगी, लिंकेज हो जाएंगे दोनों, तो वो आपके पास कौन सी बनेगी, दैट इज माल्टोस। तो आप जो फर्स्ट देख रहे हो ना वो नॉट रिड्यूसिंग शुगर, और जो सेकंड है वो रिड्यूसिंग शुगर है। फर्स्ट जो है वो रिड्यूसिंग शुगर क्यों नहीं है और सेकंड क्यों है, आपको एक बात लर्न करनी है ट्रिक के साथ। जो रिड्यूसिंग शुगर होता है उसमें एक ईथर होना चाहिए, एक एच होना चाहिए और एक ओ एच होना चाहिए। इसमें आप देख पा रहे हो कि आपके पास ईथर तो है, आपके पास एच भी है, लेकिन यहाँ पे आपके पास इस कार्बन के पास मीन्स ओ एच नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे कि ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। और अगर आप यहाँ पे बात करो, ये ईथर भी है आपके पास, एच भी है आपके पास, ओ एच भी है, तो यहाँ पे आप इसे रिड्यूसिंग शुगर कहोगे। नेक्स्ट है आपके पास माल्टोस। माल्टोस मीन्स सॉरी ये ही पोर्शन है इसका ही। माल्टोस क्या है, एक रिड्यूसिंग शुगर होगा कंप्लीटली। तो यहाँ पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी के रिलेटेड आया हुआ, आप देख सकते हो, ऑन हाइड्रोलिसिस विद द फॉलोइंग गिव्स ओनली ग्लूकोज। तो कहते हैं किनकी हम जो है हाइड्रोलिसिस करें तो वो हमें ओनली ग्लूकोज दे। तो ग्लैक्टोज तो देखो मैंने आपको बताया कि मोनोसैकेराइड होगा, ये तो इसकी तो हाइड्रोलिसिस होगी ही नहीं, ठीक है ना। लैक्टोज जो है अभी बताया कि वो ग्लैक्टोज देगा आपको ग्लूकोज के साथ। जो सक्रोज है वो ग्लूकोज तो देगा लेकिन साथ में फ्रक्टोज होगा। माल्टोज अभी हमने स्टडी किया है कि वो अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज ही देता है। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माल्टोज, ठीक है। सो अगर आपने ये क्लियर अच्छे से सुना होगा तो आपको ये आंसर जो है पहले ही पता चल गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, हमने डाइसेक्रेट्स भी कर लिया, अब है हमारे पास पॉलीसैक्रेट्स। पॉलीसैक्रेट्स में 3 टॉपिक्स आर देयर, दैट इज स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। तीनों हमने स्टडी करना है। और पॉलीसैक्रेट्स से भी आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ था। सो स्टार्च जो है इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन, ओके। ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज जो है ये सभी क्या हैं, पॉलीसैक्रेट्स हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्च के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्टार्च जो है इसमें क्या क्या होता है, दैट इज अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन। सबसे पहले जो अमाइलोज है ये एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होगी, और जो अमाइलोपैक्टिन है ये आपको याद रखना है कि ये ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर होगी। जो अमाइलोज है यहाँ पे जो बॉन्ड्स मीन्स किसके कौन से बॉन्ड जो है प्रेजेंट होंगे, कार्बन 1 एंड कार्बन 4 यूज़ करना है, उसमें से वाटर रिमूव करना होगा। अमाइलोपैक्टिन में आपने कार्बन 1 और 4 यूज़ करके एंड कार्बन 1 एंड 6 यूज़ करके आपने क्या करना है, मीन्स वाटर रिमूव करना होगा। और जो अमाइलोज होता है आपको लर्न करना है कि वाटर सॉल्युबल होगा, और जो अमाइलोपैक्टिन है ये वाटर इनसॉल्युबल होगा। कोई भी स्टार्च है उसमें 15 to 20% अमाइलोज प्रेजेंट होगा, और स्टार्च में 80 to 85% जो है अमाइलोपैक्टिन प्रेजेंट होगा। तो मैंने यहाँ पे अमाइलोज की जो है फॉर्मेशन की है, जस्ट आपको यही लर्न करना है कि अमाइलोज कैसे बनता है। अमाइलोज बनेगा अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, तो अल्फा ही यूज़ करना है आपने। और अल्फा डी जो फर्स्ट ग्लूकोज है उसका कार्बन 1 और जो सेकंड ग्लूकोज है उसका कार्बन 4 में से आपने वाटर को रिमूव कर दिया, दोनों की लिंकेज हो जाएगी, और लिंकेज का नाम जो है सेम रहेगा, दैट इज़ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। नेम जो है दैट इज़ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे, अमाइलोज बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। अमाइलोपैक्टिन भी ईजी है। देखो फर्स्ट हमने 3 ग्लूकोज ले लिए, सपोज मैंने, वैसे तो बहुत सारे ग्लूकोज होते हैं, सभी में आपस में लिंकेज होती हैं, लेकिन मैंने आपको जस्ट 3 ग्लूकोज लेकर यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। दैट इज़ अल्फा डी ग्लूकोज, पहले का कार्बन 1 दूसरे का कार्बन 4 यूज़ करना है, वहाँ से वाटर रिमूव कर देना है, और फिर से जो है सेकंड ग्लूकोज का कार्बन 1 और थर्ड ग्लूकोज का कार्बन 6, ठीक है, उसमें से वाटर रिमूव करना है, ठीक है। वाटर रिमूव करके इनमें से जो आपस में जो है लिंकेजेस होंगी, ठीक है, वही जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स जो बनेंगे यहाँ पे 2, इन तीनों में 2 जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बनेंगे, ये होती है अमाइलोपैक्टिन। नेक्स्ट है आपके पास सेलुलोज। अब जो सेलुलोज होगा तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि स्टार्च में अल्फा डी ग्लूकोज यूज़ होगा, और सेलुलोज में आपको लर्न करना है कि बीटा डी ग्लूकोज यूज़ होगा। तो सेलुलोज जो आप देख रहे हो यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज, आपने दोनों बीटा डी ग्लूकोज लेने हैं, ठीक है। अब आपको माल्टोज के बारे में आया था, ठीक है, लास्ट ईयर, तो यहाँ पे जो है सेलुलोज के बारे में पूछा जा सकता है आपको कि सेलुलोज कौन कौन से पार्ट्स में ब्रेक होगा, या फिर वो कौन सा ठीक है मॉलिक्यूल जो रहेगा, सॉरी कार्बोहाइड्रेट रहेगा जो आपको ओनली बीटा डी ग्लूकोज देगा, दैट इज़ सेलुलोज। क्लियर। तो यहाँ पे आपने दोनों बीटा डी ग्लूकोज यूज़ करने हैं, और फर्स्ट का कार्बन 1 दूसरे का कार्बन
कार्बन 4 यूज़ करके रिमूव कर देना वाटर को, और यहाँ पे जो लिंकेज बनेगी वही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी, बॉन्ड फॉर्म होगा, इसे हम बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे। ठीक है, अगर अल्फ़ा वाली है तो उसे अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लर्न क्या करना है कि जो सेलुलोज है उसमें बीटा डी ग्लूकोज यूज़ होगा। सो ये देखो आप यहाँ पे सेलुलोज के रिलेटेड भी क्वेश्चन देख पा रहे हो। तो 2016 में ये क्वेश्चन आया था, दैट इज़ सेलुलोज इज़ अ स्ट्रेट चेन। हमने पता है कि सेलुलोज एक स्ट्रेट चेन पॉलीसेक्रिड कंपोज्ड ऑफ ओनली, तो ठीक है पॉलीसेक्रिड है तो किसके साथ बना होगा, डी ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज के साथ ही बना होता है। इन्होंने थर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, डी ग्लैक्टोज, तो थर्ड ऑप्शन तो इसकी जो है रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि ये डी ग्लैक्टोज के साथ तो बना ही नहीं हुआ। सो ये भी इन्होंने ग्लैक्टोज ही लिखा हुआ है। ठीक है, इसके साथ भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो डी ग्लूकोज यूनिट्स जॉइंड बाय अल्फा, तो अल्फा तो मैंने आपको कहा कि नहीं होगा यहाँ पे। बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये अभी हमने स्टडी किया सेलुलोज के बारे में, तो उसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज़ बी। क्लियर? सो क्लियर हो रहा है ना आपको। नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक दैट इज़ ग्लाइकोजन तो अभी मैंने आपको बता दूं मैं, ये एनिमल स्टार्च भी इसे कहा जाता है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर आपने जो अमाइलोपेक्टिन है, ठीक है, उसके ही जैसी होगी इसकी स्ट्रक्चर। सो उससे भी ज़्यादा ये ब्रांच रहेगी। क्लियर? तो उसको अच्छे से ध्यान से रख लो, और यहाँ पे ग्लाइकोजन भी आपका क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारे कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज़, तो क्या फॉर्मूला है जो दिया गया था हमें मीन्स क्लासिकल डेफिनेशन में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ CnH2O एंड N और CxH2OY, तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा जो जनरल फॉर्मूला दिया गया था। नेक्स्ट है कि द लेटर डी इन कार्बोहाइड्रेट रिप्रेजेंट, तो जो लेटर डी होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स में किस चीज़ को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा दैट इज़ थर्ड का आंसर आ जाएगा दैट इज़ फोर्थ। ठीक है, इट्स कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेगा, डिस्कस। सो नेक्स्ट है विच कार्बोहाइड्रेट इज़ फाउंड मोस्ट अबेंडेंटली इन नेचर, तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो अबेंडेंटली फाइंड किया जाता है नेचर में। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इन्वर्ट शुगर जो है वो कौन सी होती है, दैट इज़ इन्वर्ट शुगर आप कहोगे कि जो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, उसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्ट शुगर। नेक्स्ट है आपके पास मिल्क शुगर इज़, ठीक है, मिल्क शुगर जो है वो डाइसेक्टेड होता है, लेकिन ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, दैट इज़ क्या होता है उसमें, दैट इज़ लैक्टोज। नेक्स्ट है अमाइलोज इज़ अ पॉलीमर ऑफ, अमाइलोज तो अभी हमने स्टडी किया है, तो ये क्या था इसमें, दैट इज़ अल्फ़ा। ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया था कि स्टार्च का पार्ट है, तो अल्फ़ा जो है इसे अल्फ़ा दैट इज़ ग्लूकोपाइरानोस जो है इसे कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना आप इसको। ग्लूकोज विल शो म्यूटा रोटेशन व्हेन सॉल्वेंट इज़, तो ग्लूकोज जो है म्यूटा रोटेशन तभी शो करेगा जब जो सॉल्वेंट है वो कैसा होगा, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या फिर एम्फोटेरिक, तो कैसा होना चाहिए, एम्फोटेरिक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो है क्या वो आइसोमेरिक कंपाउंड्स हैं, बिल्कुल हैं। क्या वो पॉलीहाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स हैं, ये भी सही है। क्या वो एपीमेराइजेशन शो करते हैं, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑल जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10th का 4th। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डज नॉट हाइड्रोलाइज, तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कौन सी चीज़ को जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता, स्टार्च को, माल्टोज को, दैट इज़ ग्लाइकोजन को, सेलुलोज को। तो जो सेलुलोज है ये एनिमल्स तो कर सकते हैं हाइड्रोलाइज, लेकिन जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता। द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन विद द टाइम ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन ऑफ शुगर इज़ नोन एज, तो यहाँ पे जो है ये डेफिनेशन एक्चुअली म्यूटा रोटेशन की है, मैंने आपको थोड़ी इजी वाली जो डेफिनेशन करवा दी थी, तो ये भी एक म्यूटा रोटेशन की ही डेफिनेशन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिवो रोटेटरी, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज़ फ्रक्टोज। मैंने आपको बताया था कि इसे लिवोस भी कहा जाता है। ठीक है, जब मैंने आपको फ्रक्टोज पढ़ाया था, लिवोस भी इसे कहा जाता है। द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद रेड पी मीन्स फॉस्फोरस प्लस HI इज कॉल्ड, ये रिएक्शन भी हमने की थी ग्लूकोज की, तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि ये हाईली रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, दैट इज रिडक्शन। तो 16 का जो है 4th करेक्ट आंसर। द सॉल्यूशन ऑफ डी ग्लूकोज इन वाटर रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, तो जो डी ग्लूकोज होगा वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कहाँ पे मूव करेगा, दैट इज टू द राइट मूव करेगा।
नेक्स्ट है मॉलिश टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर, ठीक है, ये टेस्ट्स हैं, मैंने ये करवाया भी था जहाँ पे एल्डिहाइड्स में करवाया था आपको शायद, वहाँ पे मॉलिश टेस्ट जो है फ़िलहाल यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर, दैट इज़ 18 का फोर्थ आ जाएगा, सभी के लिए है, दैट इज़ मोनोसैक्रेट्स, डाइसैक्रेट्स, पॉलीसैक्रेट्स, तो सभी के लिए ये टेस्ट जो है हम यूज़ कर सकते हैं, मीन्स फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हो आप इसे। द एंजाइम दैट हाइड्रोलाइजेज सेलुलोज इनटू ग्लूकोज इज़, तो वो कौन सा एंजाइम है जो सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस कर दे और हमने अभी स्टडी किया था कि वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे, दैट इज़ इमल्शन, तो इसमें कौन सा यूज़ करोगे आप, दैट इज़ इमल्शन। नेक्स्ट देखो, द एंजाइम दैट हाइड्रोलिसिस सेलुलोज इनटू ग्लूकोज इज, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सो लिव इट, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल डाइसैक्रेट्स, तो डाइसैक्रेट्स कौन कौन से हैं ये बताना है आपको। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से आपको डाइसैक्रेट्स दिख रहे हैं, तो तीनों जो है डाइसैक्रेट होने चाहिए, सक्रोज तो है ही, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसमें भी सक्रोज है, ठीक है, तो लैक्टोज भी होता है, ठीक है, लैक्टोज डाइसैक्रेट होगा, और उसके बाद जो ग्लाइकोजन है, ठीक है, आप देख रहे हो स्टार्च है, ये तो पॉलीसैक्रिड में आ जाएगा, ठीक है, ग्लाइकोजन भी पॉलीसैक्रिड में आ जाएगा, स्टार्च भी उसमें ही आ जाएगा, और ग्लूकोज जो है, ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज मोनोसैक्रिड है, तो ये कैंसिल हो गया, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ही रहेगा, डाइसैक्रिड एलिमिनेट कर सकते हो आप इसे। नेक्स्ट है मोनोसैक्रिड कंटेनिंग कीटोनिक ग्रुप आर कॉल्ड, तो जो ऐसा मोनोसैक्रिड जिसमें कीटोनिक ग्रुप होगा उसे हम क्या कहेंगे, वेरी सिंपल क्वेश्चन, उसे हम कीटोसिस कहेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो, एपीमर्स आर पेयर ऑफ डाइस्टीरियो आइसोमेरिक एल्डोजेस विच डिफर ऑनली इन कॉन्फिग्रेशन, तो जब मैंने आपको एपीमर्स के बारे में बताया था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कौन से कार्बन में डिफरेंस रहेगा ओनली, दैट इज सेकंड कार्बन में, ठीक है, चेक कर सकते हो आप वहाँ पे जाकर भी। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर, तो ये क्या होंगे, एनेंशियोमर्स होंगे और सिस ट्रांस आइसोमर्स होंगे, पेप्टाइड लिंकेज होगी इनमें, या फिर ऑल ऑफ दीज, तो सभी जो हैं इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, तो सभी जो हैं इसके ऑप्शंस करेक्ट हैं। स्टार्च ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव्स, तो मैंने आपको बताया था कि जो स्टार्च है वो कैसे बनेगी, दैट इज़ अल्फ़ा, अल्फ़ा डी ग्लूकोज, तो 29 का जो है फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है, ये तो नहीं होगा क्योंकि बीटा की तो हमने स्टार्च के टॉपिक में बात ही नहीं की थी, यहाँ पे हमने अमाइडोज के बारे में स्टडी किया था, ना ही हमने फ्रक्टोज की बात की थी, तो स्टार्च जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ए जो है फर्स्ट जो है, ठीक है। सेलुलोज ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव्स, ये भी हमने बताया था कि स्टार्च को आपने अल्फ़ा से लर्न करना है और सेलुलोज को आपने बीटा से लर्न करना है, लेकिन कौन सा, ग्लूकोज, ये तो फ्रक्टोज है, ये भी फ्रक्टोज है, ये तो रॉन्ग हो गया, और ये अल्फ़ा है, ये भी रॉन्ग हो गया, सो 30 जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 31 देखो, द मोस्ट कॉमनली फाउंड डाइसैक्रेट हैज़ द फॉर्मूला, तो यहाँ से जो मोस्ट कॉमनली फाउंड होता है वो कौन सा होता है, दैट इज़ फोर्थ वन, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास है लैक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, अगेन जो है ये क्वेश्चन लैक्टोज के ऊपर है, तो लैक्टोज को अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो वो आपको क्या देगा, दैट इज़ बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लैक्टोज, तो मैंने आपको लैक्टोज जब करवाया था मैंने बताया था कि ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज देगा, और कौन से होंगे, बीटा डी, क्लियर। सो यहाँ पे देखो, द इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मड इन द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू ग्लूकोज इज, तो वो कौन सा इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ठीक है, फॉर्मड इन दी कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू ग्लूकोज इज, मतलब जब स्टार्च से आप ग्लूकोज बनाओगे तो कौन सा इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है बनेगा, सो 36 का जो है करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज माल्टोस, ये लर्न कर लेना अच्छे से। द सब्सटेंस विच फॉर्म्स द प्लांट सेल वॉल, तो प्लांट सेल वॉल कहाँ से बनी होती है, दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, दैट इज सेलुलोज से, ठीक है। एंड एग्जाम्पल ऑफ डाइसैक्रेट मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ द सेम मोनोसैक्रेट इज, वो कौन सा डाइसैक्रेट है जो सेम मोनोसैक्रेट से बना होगा, तो इसका आंसर जो है सक्रोज तो नहीं आएगा, ठीक है, तो फिर नन भी नहीं आ सकता, ठीक है, एंड लैक्टोज तो नहीं, लैक्टोज तो अभी हमने स्टडी किया था कि वो कहाँ से बना होगा, दैट इज़ ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज से, वो तो डिफरेंट हो गया, तो जो माल्टोज है, ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपको आया भी हुआ था, तो माल्टोज जो है वो सेम से बना होता है, ठीक है, तो मीन्स ये आपने लर्न कर लेना। ग्लूकोज रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म, तो जब ग्लूकोज रिएक्ट होगा एसिड एनहाइड्राइड के साथ तो वो क्या किस चीज़ की फॉर्मेशन करेगा, तो आपको लर्न करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ पेंटा एसीटेट,
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिड्यूस फैलिंग सोल्यूशन, तो कौन सा वो है जो फैलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं करेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो रिड्यूसिंग शुगर्स होंगे, ठीक है, फ्रक्टोज भी एक रिड्यूसिंग शुगर है, ग्लूकोज भी है, ठीक है, एल्डिहाइड भी है, लेकिन जो सक्रोज मैंने बताया था कि ये नॉन रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो ये रिड्यूस नहीं करेगा फैलिंग सोल्यूशन को। तो सभी जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, मैच कर रहे हैं आपकी थ्योरी के साथ, तो जो थ्योरी है आपको अच्छे से करनी होगी, तभी जो है आप इनके आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट है ग्लूकोज में अगर आप टॉलरेंट रिएजेंट ऐड करोगे तो सिल्वर मिरर जो है वो उसकी फॉर्मेशन होगी। तो ये रिएक्शन क्या शो करती है, तो ये रिएक्शन शो करती है कि उसमें क्या प्रेजेंट है, सी एच ओ ग्रुप, ठीक है ना, क्योंकि जो सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन होना, टॉलरेंट रिएजेंट को ऐड करना, तो ये CHO ग्रुप की इंडिकेशन के लिए ही हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये थे आपकी जो बायोमोलिक्यूल्स के रिलेटेड थ्योरी एंड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, जितना कर सकते हो। तो थोड़ी मेरी भी हेल्प कीजिए, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू लॉट।